हेलो, हाँ जी। Today we are discuss about the placenta abnormalities because in yesterday class we are already completed about the placenta formation, fertilization, clear है, and implantation, क्लियर है। तो देखिए जब प्लेसेंटा हमने नॉर्मल पढ़ लिया है तो इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस करना होगा। आगे बस समझ में। तो इससे पहले 2 लाइन बोलूँगा मैं आपको कि अगर हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमकना सीखो, उजाले में तो कांच भी चमका करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल ही सकते, लेकिन किस्मत से या फिर मेहनत से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है, क्लियर है। देखिएगा, यानी प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा प्लेसेंटा को देखना पड़ेगा। जब हमने प्लेसेंटा की बात करी थी तो मैंने बोला था कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है इसका, यूटेराइन कैविटी में। कौन सी कैविटी में होता है, फिर से रिवाइज करते हैं, अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस में होता है, क्लियर आ गया समझ में। इसका शेप कैसा होता है, यानी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी एबनॉर्मलिटी भी इसी को लेकर के होगी, यानी कि कहां पर लोकेशन को लेकर के हो जाएगा, शेप को लेकर के हो जाएगा। शेप कैसा होता है इसका, जनरली डिस्कॉइड शेप होता है। डिस्कॉइड शेप का मतलब है सेंटर में कैसा होगा, थिक, और यहाँ के मार्जिन पे कैसा होगा, थिन होगा। आगे बस समझ में। यानी कि यहाँ पर इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर होगा 2.5 सेंटीमीटर, तभी तो डिस्क बनेगा, सेंटर में से थिक हो गया, और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ये है। दूसरा इसके डायमीटर की बात करते हैं। जनरली प्लेसेंटा का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। इसकी थिकनेस नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर तक क्या मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब प्लेसेंटोमेगाली हो गई, मतलब प्लेसेंटा क्या हो गया, बड़ा हो गया, प्लेसेंटोमेगाली इसको बोलेंगे। इस तरीके से इसकी थिकनेस की बात कर ली हमने, इसकी क्या कर ली, शेप की बात कर ली, कहां पर लोकेशन होता है, ये सारा सब कुछ देख लिया। आगे समझ में। दूसरा देखिए, ये जनरली कितने % यूट्राइन कैविटी को कवर करता है, 30% को। कितने को करता है, 30% को। आगे बस समझ में। 30% के अलावा जो 70% होता है वो क्या कहलाता है, कोरियोनिक लीव कहलाता है। आगे समझ में। और जहां पर क्या होता है 30% कवर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम बोलते हैं, जो कि फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा होता है। इसके अलावा मैटरनल पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। यही हमने जनरली क्या पढ़ा था, प्लेसेंटा का पढ़ा था। ये आपको अच्छे से पता है कि प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहां पर होता है, एंडोमेट्रियम में, यानी कि किसमें होता है, फिर डेसिडुआ में होता है। किसमें होता है, डेसिडुआ में। किसकी वजह से होता है, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, सारा सब कुछ है। अब देखो इसकी एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं, क्लियर है। यानी जब एबनॉर्मलिटी की बात करें तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट एबनॉर्मलिटी होगी यानी प्रॉब्लम इन साइज। आगे बात समझ में। प्रॉब्लम इन साइज में 2 चीजें हो सकती है, या तो साइज क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, साइज क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। आगे बात समझ में। यानी कि साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेगैली हो गई। वेरी गुड, प्लेसेंटोमेगाली क्या हो गया, प्लेसेंटोमेगाली। प्लेसेंटोमेगाली का मतलब मोर देन 4 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। आगे समझ में। जनरली मैंने आपको बताया था इसका थिकनेस कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, या फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली। अब इसमें यह पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कॉज हैं जिनके अंदर प्लेसेंटोमेगाली मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन यहां से पुटअप होगा, यानी एक तो किसमें होगा, ये ट्विन प्रेगनेंसी में होगा। किसमें होगा, ट्विन प्रेगनेंसी में मे बी द चांसेस ऑफ प्लेसेंटोमेगाली। क्लियर आगे बात समझ। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस, कौन सा बोलते हैं, जीडीए बोलते हैं, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होगा तो क्या हो सकता है, प्लेसेंटोमेगाली हो सकती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी RH ट्रोपोप्लास्ट नहीं, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। किसका, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। आगे वो समझ में। यानी कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब नेगेटिव, जब बेबी का डेवलपमेंट होगा मदर और फिटस के अंदर दोनों में ही ब्लड का क्या होगा, इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, या क्रॉस मैचिंग नहीं मिक्स होगा, तो इसका मतलब चांसेस होते हैं किसके,
प्लेसेंटोमेगाली के, याद रहेगा। क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। RH इनकम्पैटिबिलिटी में नेगेटिव वाला कौन सा होता है? मदर हाँ ठीक है, देख लीजिए जनरली क्या होता है, यानी पॉजिटिव की जब बात करेंगे, देखिएगा जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब है यानी कि मदर अगर नेगेटिव है, आगे समझ में, तो इसका मतलब है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जब फीटस भी क्या है, नेगेटिव है। अब मान लीजिए मदर नेगेटिव है और फीटस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, आगे समझ में। अब गलती से ये फीटस का ब्लड है ड्यूरिंग फर्स्ट लेबर में डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी फर्स्ट बेबी को, यानी कि ये गलती से मदर के ब्लड को टच कर गया तो मदर के ब्लड के अंदर क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती है, आगे समझ में। अब सेकंड बेबी आएगा कौन सा, नेगेटिव, कौन सा बेबी आएगा, नेगेटिव। अब इसका मतलब है तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ क्रॉस मैचिंग, लेकिन वास्तव कैसा आ गया, पॉजिटिव, और इसके अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडी, तो फिर क्या हो जाएगा, इनके अंदर क्लम्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लम्प हो जाएगा, आगे समझ में, और बेबी के डेड होने के चांसेस रहेंगे। आगे बात क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, डिक्रीज साइज की। किसकी बात करेंगे, डिक्रीज साइज, यानी लेस देन 1.5 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी, आगे समझ में। इस सेंटर में बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की, जहां पर प्लेसेंटा का क्या होता है, मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है और क्या होता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर आगे अमन बात में, यानी प्लेसेंटा इस तरीके से यहां से सेंटर में से क्या होगी, थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अब देखो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई है तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली, और इसकी क्या हो गई, डिक्रीज साइज हो गया, कितना 1.5 सेंटीमीटर से कम हो गया तो मतलब क्या होगी, इसकी एट्रोफी होगी, क्या हो गई, एट्रोफी होगी, आगे समझ में। तो प्लेसेंटा की एट्रोफी होगी तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी कंडीशन में होगी, आगे समझ में। तो देखो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज दी PIH, क्या होता है, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज होगा दैट इज दी IUGR, क्या होता है, IUGR, आगे बात समझ में, क्लियर होगी बात समझ में। अब मुझे बताएंगे कि किस तरीके से इसमें एट्रोफी हो जाएगी। PIH ऐसा क्या करेगा कि जो कि क्या कर देगा, एट्रोफी कर देगा। PIH में ऑल्सो कॉज IUGR, IUGR भी करता है, और PIH को मोस्ट कॉमनली प्रिवेंशन करने का काम कौन करता है इन प्रेगनेंसी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। PIH इज प्रिवेंटेड बाय विच लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, नेवर, साइटोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, किसके द्वारा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन दैट इज दी साइटोट्रोफोब्लास्ट। प्लेसेंटा का तो फॉर्मेशन करता ही है, कोरियन का भी फंक्शन फॉर्मेशन करता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये जितना हेल्दी होगा उतना ही फीमेल के अंदर PIH होने के चांसेस कम रहते हैं, आगे समझ में। अब मुझे बताइए PIH में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से एट्रोफी हो जाती है। देखिए ये तो आपको पता है PIH क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जब होगी, क्या होगी, हाइपरटेंशन जब होगी फीमेल को, तो इसका मतलब है देख लीजिए इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यहां से प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा से यहां से क्या करना होगा, बेबी को इस तरीके से ब्लड देना होगा। अब जब ब्लड जितना जल्दी फास्ट जाएगा उतना यहां पर ब्लड का क्या होगा, कम ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे नॉर्मली हम देख रहे थे कितना होता है ये 500 to 700 ml, यानी 700 ml होता है पर मिनट के हिसाब से प्लेसेंटा को मदर की तरफ से ब्लड की सप्लाई। लेकिन जब आप बताओ ब्लड प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोटेंशन, क्लियर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या कर देता है, डायलेटेशन कर देता है, किसका, ब्लड वेसल्स का। लेकिन ये तो क्यों करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। लेकिन यहां पर तो क्या है, फास्ट हो गया, स्लो होने की जगह क्या हो गया, अपोजिट हो गया, फास्ट हो गया। फास्ट हो गया तो ये जो है 500 ml से भी कम हो जाएगा प्लेसेंटा के पास में सप्लाई ब्लड की। तो जब कम हो जाएगी तो कम न्यूट्रिएंट जाएंगे, कम ऑक्सीजन जाएगी तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं होगा ना, बेबी का डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी की वजह से PIH IUGR में क्या हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है। समझ में आ गया, किसको लेकर के, साइज को लेकर के, किसको लेकर के, साइज को लेकर के प्लेसेंटा के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्रीज यानी साइज प्लेसेंटोमेगाली और डिक्रीज साइज यानी प्लेसेंटर एट्रोफी। क्लियर होगी बात समझ में, वेरी गुड। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब अपन बात करेंगे प्लेसेंटा की तो किसको लेकर के करेंगे, लोकेशन, प्रॉब्लम इन लोकेशन। आगे बात समझ में, जब प्रॉब्लम इन लोकेशन में बात करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होता है, अपर, हाँ, पोस्टीरियर यूटेराइन कैविटी, यहीं पर होता है, आगे समझे। और कैसा होता है ये, इंटरस्टिशियल होता है, कैसा होता है, इंटरस्टिशियल होता है, वेरी गुड। और USG में कैसा दिखेगा ये,
इसेंट्रिक, वेरी गुड। कैसा दिखेगा? इसेंट्रिक। ट्रू अपीयरेंस होता है दैट इज दी इसेंट्रिक, सेंट्रली होता है तो दैट इज दी फॉल्स। आगे समझ में? या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर दिखेगा। आगे बस समझ में? सर्वाइकल। अब देखिएगा क्या होता है अपर पार्ट में, जैसे कि ये क्या है? यूट्रस है। क्लियर आएगा समझ में? ये यूट्रस है तो जनरली यहां पर क्या होता है? इसका इम्प्लांटेशन होता है। क्लियर आ गया समझ में? लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लेसेंट वो बेबी जो जाइगोट है वो ड्रॉप होकर के कहां जाता है? यहां पर आ जाता है और यहां पर क्या हो जाता है? इसका इम्प्लांटेशन होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। दिस इज द एब्नॉर्मल कंडीशन और दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच। किसका कॉज है ये? एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये वाला कॉज किस में देखने को मिलेगा, या ये वाली कंडीशन किस में देखने को मिलेगी, या ये क्या कॉज करेगी? एपीएच। क्या करेगी? एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। आगे बस समझ में? वेरी गुड। इसके बाद में ये किसको लेकर के हो गया? लोकेशन को लेकर के। कौन सी कंडीशन है? प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सी है? प्लेसेंटा प्रीविया। आगे वो समझ में? देखिएगा नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे अपन। प्रॉब्लम इन डायमीटर। प्रॉब्लम इन डायमीटर देखिएगा, नॉर्मली कितना होता है? 30% को कवर करता है और 15 to 20 सेंटीमीटर का क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। ये डायमीटर कितना है इसका? 15 to 20 सेंटीमीटर है कि नहीं? थिकनेस कितनी थी? 2.5। कितनी थी? 2.5। इसकी लेंथ है जो 30% एरिया को कवर करेगी वो कितना होता है फिर? 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। आगे वो समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इतना है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है? बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का मतलब है जैसे कि मैंने बात करी थी आपको, यानी कि यहां पर इतना फीटल पार्ट होगा, इतना ही क्या होगा? मैटरनल पार्ट होगा। उतना ही क्या होगा? मैटरनल पार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? कभी कभी क्या होता है, जो मैटरनल पार्ट होता है प्लेसेंटा का वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी कि फीटल पार्ट तो इतना ही है लेकिन मैटरनल पार्ट इतना हो गया, ऐसे। आगे वो समझे? इस तरीके से होगा। तो ये यहां पर ऐसे लगता है जैसे फीटल पार्ट, एक कैविटी के ऊपर वाल्व लगाया हुआ है हमने, वाल्व लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वाल्व लाइक अपीयरेंस। यानी कि यहां पर जो होगा इसका अपीयरेंस ऐसे दिखेगा, ऐसे। इसको बोलते हैं वाल्व लाइक अपीयरेंस। क्या बोलते हैं? वाल्व लाइक अपीयरेंस। क्लियर आ गई बात समझ में? जब वाल्व लाइक अपीयरेंस होंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे फिर? सरकम, वेरी गुड, सरकम वैलेट प्लेसेंटा। हो गया कि नहीं हो गया? सरकम जैसा एक सर्कुलर बना दिया। आगे समझ में? अब सरकम वैलेट प्लेसेंटा का मतलब है जब मैटरनल पार्ट कंट्रीब्यूशन है 30% से बढ़कर के मोर देन 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मोर देन 50% या 50% देखने को मिलेगा। जबकि फीटस का कितना है? 30% ही सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन जो मैटरनल पार्ट है जो कि कौन है? डेसिडुआ बेसिलिस है, वो कितना हो जाएगा? मोर देन 50 या 50% कवर हो जाएगा। तो ये बाल लाइक दिखेगा, ऐसे लगा दिया है तो इसको बोलेंगे अपन सरकमवैलेट प्लेसेंटा। क्लियर होगी बात समझ में? क्या हो गया? सरकमवैलेट प्लेसेंटा हो गया। ठीक है ना? देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर देखिएगा, यानी कि जब वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है। आगे बात समझ में? और यानी कि ये क्या है? डेसिडुआ बेसिलिस है। क्या है? डेसिडुआ बेसिलिस है। इसका मतलब है जब प्लेसेंटा है वो कंप्लीट यूटेराइन कैविटी में क्या होगा? डेवलप होने लग जाएगा। आगे समझ में? इसका मतलब है देखिए ये क्या है? एंडोमेट्रियम है या डेसिडुआ है। डेसिडुआ के अंदर क्या होगा? यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना चाहिए, यहाँ पर किसी 30% एरिया पर ऐसे, या यहाँ पर कहीं पर भी इसका क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इसकी जो कोरियोनिक बलाई है वो कंप्लीट इसके ऊपर क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है ऐसे करके। आगे समझ में? यानी कि कंप्लीट डेसिडुअल मेम्ब्रेन को क्या कर लेता है? ये कवर करने की कोशिश करेगा। कौन? फीटल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीटल पार्ट। उसमें किसकी प्रॉब्लम थी? मैटरनल पार्ट की। इसमें किसकी है? फीटल पार्ट की। जब फीटल पार्ट की इस तरीके से प्रॉब्लम होगी तो उसको क्या बोलेंगे फिर? मेम्ब्रेनिका प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनिका प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका। आगे समझ में? मतलब मेम्ब्रेन्स
लाइक प्लेसेंटा का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिस। आगे समझ में, 50% से ज़्यादा ये 50% नहीं, ये तो 100% के आसपास कवर कर रहा है, और उसमें क्या होगा 50% से ज्यादा ही होगा अगर देखा जाएगा तो। लेकिन कौन सा होगा, ये फीटल पार्ट होगा। कौन सा होगा, फीटल पार्ट होगा। मैटरनल पार्ट में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डेसिडुआ के ऊपर कंप्लीटली क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और एक मेम्ब्रेन के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया, मेम्ब्रेन के रूप में। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है जब ये मेम्ब्रेन के रूप में हो गया, तो IUGR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IUGR हो जाएगा, फिर IUD हो सकता है। क्योंकि आप बताओ एक मेम्ब्रेन के रूप में डीप क्या है, इसका इम्प्लांटेशन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन मिलेगा क्या उसको, बेबी को नहीं मिलेगा। प्रॉपर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हुआ नहीं होगा, तो क्या होगा, IUGR हो जाएगा, और APH होने के चांसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, APH होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या देखने को नहीं मिलेगा, नॉट सीन। ये पूछ लिया आपसे, नॉट सीन, दैट इज द PPH। PPH होगा क्या, क्योंकि PPH किसमें होगा, डीप इम्प्लांटेशन में। ये कैसा है, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन है। कैसा है, ये सुपरफिशियल है। जब सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होगा तो आप मुझे बताओ उसके अंदर प्रॉब्लम किसकी आएगी, APH की आएगी, क्योंकि पहले ही सेपरेट होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम किसमें नहीं होगी, PPH नहीं होगा, सीन देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज दी PPH। क्लियर है बस समझ में। देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे डीप इम्प्लांटेशन की। किसकी बात करते हैं, डीप इम्प्लांटेशन, डीप इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम। आगे समझ में। अभी आपको पता है जनरली, यानी कि ये क्या है, डेसिडुआ है। डेसिडुआ की कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। वेरी गुड। कौन कौन सी लेयर होती हैं, कौन बताएगा, Basalis, capsularis and parietalis। इस तरीके से सबसे अंदर वाली लेयर, वेरी गुड, कौन सी होती है, कैप्सुलरिस। लेकिन कहां पर, जहां पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, जहां पर क्या है, बेबी डेवलप हो रहा है, वही वाली साइड क्या कहलाएगी, कैप्सुलरिस। इसके अंदर वाली साइड क्या कहलाएगी, जहां पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, डेसिडुआ बेसिलिस। और इसके अलावा रिमेनिंग जो एंडोमेट्रियम होगी वो क्या कहलाएगी, पेराइटलिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डेसिडुआ पेराइटलिस। आगे बात समझ में। अब देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो डेसिडुआ के अंदर ही होता है, मायोमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम के अंदर होता है क्या, या फिर सिरोसलेज जिसको बोलते हैं उसके अंदर होता है क्या, नहीं होता है। होता है, नहीं होता। देखिएगा तो यानी कि अगर अपन यूट्रस बनाते हैं तो ऐसे, और इसके बाद में क्या होगा, फिर एक और लेयर होगी, मायोमेट्रियम, और इसके बाद एक और लेयर होगी, दैट इज दी पेरीमेट्रियम। आगे समझ में। तो यानी कि बेबी का जो डेवलपमेंट होगा वो कहां तक होता है, यहां तक होता है। आगे समझ में। यहां पर क्या होती है, निटाबुच्च मेम्ब्रेन होती है, जो कि डीप इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। आगे समझ में। निटाबुच्च मेम्ब्रेन के आगे कौन सी लेयर होती है, वेरी गुड, कौन सी होती है, डेसिडुआ बेसिलिस होगी। कौन सी होगी, डेसिडुआ बेसिलिस। क्या हो गया इसको, डेसिडुआ बेसिलिस हो जाएगी। क्या होगी, डेसिडुआ बेसिलिस हो जाएगी। अब देखिएगा इसके अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, दैट इज द नॉर्मल इम्प्लांटेशन, दिस इज द इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, जो कोरियोनिक ब्लाई होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो इसको भी क्रॉस करके कहां चली जाती है, मायोमेट्रियम में और पेरीमेट्रियम में चली जाती है। आगे समझिए, जब मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम में चली जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हुआ कि नहीं हुआ। और एबनॉर्मल कैसा इम्प्लांटेशन हुआ, डीप हुआ। कैसा हुआ, डीप हुआ। आगे समझ में। तो देखिएगा यानी कि यहां तक कोरियोनिक ब्लाई बन रही है, दैट इज द नॉर्मल। लेकिन कोरियोनिक ब्लाई किसको टच करेगी, मायोमेट्रियम को। ये क्या है, मायोमेट्रियम। ये क्या है, पेरीमेट्रियम। ये क्या है, एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम। आगे समझ में। तो इसका मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर ही क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। यहां तक इम्प्लांटेशन हो रहा था नॉर्मल, लेकिन इसको क्रॉस करके किसके पास आ गया, मायोमेट्रियम के अंदर आ गया। तो दैट इज दी प्लेसेंटा अक्रीटा। क्या कहेंगे इसको, यहां पर आ गया, दैट इज दी प्लेसेंटा अक्रीटा। क्या कहेंगे, अक्रीटा। आगे बस समझ में। अब यहां से और आगे बढ़ गया, या तो यहां तक ही होगा, या फिर ये किसको क्रॉस कर गया,
ये इसको टच किया था, किसको? मायोमेट्रियम को। अब मायोमेट्रियम मान लीजिए इतना बड़ा है, यहाँ तक है, अब ये डेवलप होते होते यहाँ तक आ गया, मायोमेट्रियम तक आ गया समझ में, यानी इनसाइड ऑफ द मायोमेट्रियम चला गया। एक तो मायोमेट्रियम की सरफेस पे गया तो उसको क्या बोलेंगे? अक्रीटा, आसपास पहुंचा, दैट इज द अक्रीटा। लेकिन इनसाइड चला गया किसके? मायोमेट्रियम के, तो क्या बोलेंगे इसको? इनक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा। आगे समझ में? इसको भी पार कर गया, किसको? हाँ, पार कर गया मतलब परक्रीटा। किसमें पहुंचेगा ये? पेरीमेट्रियम में। तो पेरीमेट्रियम में पहुंचेगा तो परक्रीटा, या पार कर गया तो परक्रीटा। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? प्लेसेंटा परक्रीटा। तो टोटल डीप इम्प्लांटेशन को लेकर के कितनी प्रॉब्लम होती है? 3 टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिनको डीप इम्प्लांटेशन कहते हैं। आगे समझ में? डीप इम्प्लांटेशन में सबसे फर्स्ट होगा जो कि लेस डेंजरस होगा। कैसा होगा? लेस डेंजरस होगा, दैट इज दी प्लेसेंटा अक्रीटा AIP। क्या बोलते हैं इसको? AIP। आगे समझ में? तो यानी कहां तक पहुंचा ये? सिर्फ मायोमेट्रियम के सरफेस तक पहुंचा, डेसिडुआ को क्रॉस करके। जनरली डेसिडुआ में ही रहता है, डेसिडुआ को पार करके मायोमेट्रियम तक पहुंच गया तो क्या कहेंगे? अक्रीटा। मायोमेट्रियम के अंदर चला गया, इनसाइड ऑफ दी मायोमेट्रियम, क्या कहेंगे? इनक्रीटा। और मायोमेट्रियम को भी पार कर गया, परक्रीटा। क्या बोलेंगे? परक्रीटा। आगे समझ में? अब इनके अंदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है? दैट इज द क्वेश्चन। इसको बोलते हैं मॉर्बिड अडेरेंट ऑफ द प्लेसेंटा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डीप इम्प्लांटेशन इज नोन एज मॉर्बिड अडेरेंट ऑफ प्लेसेंटा। आगे समझ में? और मॉर्बिड अडेरेंट ऑफ प्लेसेंटा कितनी कंडीशन होती हैं? 3 टाइप्स का होगा। और इसकी वजह से मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस होगी या जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज दी PPH। क्या मिलता है? PPH। क्या देखने को नहीं मिलेगा इसकी वजह से? वेरी गुड, नॉट सीन, APH। क्योंकि इसकी सेपरेशन होने के चांसेस रहेंगे बिफोर प्रेगनेंसी। ये तो सेपरेट ही नहीं होता है, इसीलिए अंदर ही रह जाता है, रिटेन रह जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं फिर? PPH। इसका मतलब इसमें मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, दैट इज दी PPH। क्या मिलेगा? एक और ऐड कर सकते हैं इसमें, बताइए। नहीं, वो अलग चीज होती है, उसको देखेंगे अपन। यानी आगे समझ में? ये क्या है? मॉर्बिड अडेरेंट प्लेसेंटा है, रिटेंड प्लेसेंटा वो एक अलग चीज है, वो लोब बनते हैं। आगे समझ में? तो इसका मतलब देखिएगा, नेक्स्ट जो अपन प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट इज दी प्रॉब्लम्स इन लोब डेवलपमेंट। आगे बात समझ में? प्लेसेंटा के अंदर लोब्स होते हैं, ये हमने देखा था कल। इनको कोटिलिडॉन्स बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं। आगे समझ में? तो उन लोब के अंदर क्या हो सकती है? प्रॉब्लम्स होती है प्लेसेंटा की। आगे समझ में? तो जब लोब्स की बात करेंगे तो आपको जनरली पता है प्लेसेंटा इस तरीके से होता है, इस तरीके से। किसके अंदर होता है ये? यूटेराइन कैविटी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? यूटेराइन कैविटी के अंदर, डेसिडुआ के अंदर होता है। अब कभी कभी क्या होता है, इस प्लेसेंटा से कोई लोब निकल जाता है, यहां से ये निकल जाएगा और ये यहां जा करके क्या बना देगा? एक और लोब बना देगा। यहां जा करके क्या बना देगा? एक और लोब बना देगा। तो बाइलोब हो गए। कैसे हो गए? बाइलोब। तो इनको बोलते हैं बाइलोबेटा। क्या बोलते हैं? बाइलोबेटा। ऐसे लोगों को बाइलोबेटा, मतलब 2 लोब बन गए। कितने बन गए? 2 लोब बन गए। तो जब 2 लोब वाली प्रॉब्लम होगी तो उनको क्या बोलेंगे? बाइलोबेटा बोलेंगे। तो इसमें कई तरीके के लोब बनते हैं। इसके हिसाब से बाइलोबेटा को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। आगे समझ में? 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले होगा प्लेसेंटा, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। प्लेसेंटा सक्सेन ट्यूरिएटा, सक्सेन ट्यूरिएटा। आगे समझ में? नेक्स्ट प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा स्पूरिया। आगे समझ में? और नेक्स्ट होगा दैट इज दी प्लेसेंटा बाइलोबेटा। इसको बाइलोबेटा बोलते हैं। बाइलोबेटा क्यों बोलते हैं? देखिएगा 1 मिनट। बाइलोबेटा मतलब 2 लोब एक इक्वल साइज के होंगे। कैसे होंगे? इक्वल साइज के होंगे। आगे समझ में? तो मतलब लोब को लेकर के 3 प्रॉब्लम हो सकती है, यानी प्लेसेंटा सक्सेन ट्यूरिएटा, प्लेसेंटा स्पूरिया और प्लेसेंटा बाइलोबेटा। आगे समझ में? तो देखिए किस तरीके से होंगी ये प्रॉब्लम्स, तीनों की तीनों। यानी कि अगर इस तरीके से एक लोब बना है, ये मोस्ट
लोब है और दिस इज दी असेसरी लोब है। कैसा है? असेसरी लोब है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है ये इसके अंदर ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होगा। आगे समझ में? इसका मतलब जो लोब नेक्स्ट बना है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। कौन सी ब्लड वेसल्स? जो प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स हैं, तब तो उसको बोलेंगे प्लेसेंटा ससेंट्यूरिएटा। आगे समझ में? मतलब सक्सेसफुल है, अभी जुड़ा हुआ है, तो प्लेसेंटा ससेंट्यूरिएटा। अगर इसमें से क्या हो गया? कट हो गया। क्या हो गया? कट हो गया। कट हो गई, सप्लाई क्या हो गई? कट हो गई। इसने अपना बना लिया, इसने अपना बना लिया, इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया। मतलब इसमें क्या रहेगा? कनेक्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या रहेंगी? कनेक्ट रहेंगी। नो ब्लड वेसल्स कनेक्शन। ब्लड वेसल्स ऐसे ही पड़ा रहेगा, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं। हाँ, कोई नहीं होगी, इसकी खुद की होगी। अगर ब्लड सप्लाई होगी तो इस वाले के साथ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा तो क्या कहेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया। आगे समझ में? और अगर इसमें क्या है? कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन इस तरीके से, तो क्या कहेंगे? प्लेसेंटा ससेंट्यूरिएटा। ये बेसिक सा डिफरेंस है। और प्लेसेंटा बाइलोबोटा किसको कहेंगे? यानी कि देखिए जब कंडीशन कैसी होगी? इस तरीके की, यानी ये प्लेसेंटा बना एक और एक प्लेसेंटा इसके जैसा इतना ही बड़ा बन गया, तो इसका मतलब है दोनों का साइज क्या है? इक्वल है। वेरी गुड। साइज क्या है? इक्वल है। और दोनों ही किससे कनेक्टेड हैं? ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। साइज इक्वल है और क्या है? दोनों ही ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे प्लेसेंटा बाइलोबेटा। क्या कहेंगे? बाइलोबेटा। आगे समझ में? तो इसका मतलब लोब को लेकर के कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है प्लेसेंटा के अंदर? 3 हो सकती है। कौन कौन सी? प्लेसेंटा ससेंट्यूरिएटा, प्लेसेंटा स्पूरिया और प्लेसेंटा बाइलोबेटा। अब ये प्रॉब्लम्स होंगी तो इनके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? हाँ, नहीं, कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी? दैट इज दी पीपीएच। क्योंकि इसके अंदर मोस्ट कॉमनली होता है दैट इज दी रिटेंड प्लेसेंटा। क्या रहता है? रिटेंड प्लेसेंटा रहेगा। यानी कि रिटेंड प्लेसेंटा रहेगा तो पीपीएच होने के चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसका मतलब मोस्ट कॉमन इसका ट्रीटमेंट जो होगा ये पूछा जाता है कई बार, दैट इज दी स्ट्रेक्टोमी। क्या करते हैं? स्टेक्टोमी करते हैं। आगे समझ में? अगर मोस्ट कॉमन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो स्टेक्टोमी, क्योंकि यूट्रस के अंदर लोब रह चुके हैं, क्योंकि लोब फीमेल के एंडोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है या तो ये कर देंगे, ये नहीं करेंगे, फीमेल प्रीफर नहीं करती कि मेरा यूट्रस निकालिए, तो फिर इसके अंदर मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट करेंगे अपन एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे? क्योंकि ये लोब यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है। यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं किसके? इन्फेक्शन होने की। तो फिर फीमेल को क्या देना है? कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक्स देना है। आगे समझ में? ये क्वेश्चन है, इनको याद रखना आपने। सर एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिएगा। जैसे इसके अगर बीट्स अंदर रह जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो कितने आवर्स में स्टार्ट हो जाती है ब्लीडिंग? ब्लीडिंग कितने आवर्स में स्टार्ट हो जाती है? मतलब ये फिक्स नहीं होता कोई, लेकिन मोस्ट कॉमनली 2 to 6 आवर्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये ब्लीडिंग क्लॉट्स में होती है, बहुत बार रुक जाती है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, उसके बाद में दूसरे दिन फिर स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिन ठीक रहेगी, फिर से क्लॉट्स निकलते हैं, क्लॉट बनेगा, वो थक्का फिर से हट जाएगा, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डार्क ब्लड और रेड ब्लड, डार्क ब्लड और रेड ब्लड, इस तरीके से क्या होता रहता है? ब्लीडिंग जनरली इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। आगे समझ में? देखिएगा, ये किसको लेकर के हो गया? लोब को लेकर के हो गया। तो ये क्या है? मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम है किसकी? प्लेसेंटा की। तो सबसे पहले साइज को लेकर के प्रॉब्लम हुई थी। किसको लेकर के हुई थी? साइज को लेकर के। हाँ, देखिएगा, पहले हमने ये देखा था साइज का नॉर्मल क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद हमने देखा था साइज को लेकर के प्लेसेंटो मेगाली और डिक्रीज इन साइज दैट इज दी एट्रोफी। इसके बाद में हमने देखा था जनरली कहां पर बनता है? नीचे हो गया तो प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट दैट इज दी सर्कम्बलेंट प्लेसेंटा, जिसमें मैटरनल पार्ट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू फीटल पार्ट। जनरली दोनों बराबर इक्वल होते हैं, लेकिन एक बढ़ गया दूसरा छोटा रह गया, इस तरीके का अपीयरेंस होगा। तो बाल लगा दिए, जैसे किसी के ऊपर जाकर के बाल लगा दिया वो इस तरीके का, तो बालुलर अपीयरेंस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कम्बलेंट प्लेसेंटा। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट होगा जिसमें क्या होगा? मेम्ब्रेनिका प्लेसेंटा, मेम्ब्रेनिका, जिसमें क्या होगा? यानी कि पूरी मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया? प्लेसेंटा, जिसमें सबसे ज्यादा एपीएच होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था दैट इज दी डीप इम्प्लांटेशन है। डीप इम्प्लांटेशन में अक्रीटा जब कहाँ होगा? मायोमेट्रियम तक पहुंचेगा, मायोमेट्रियम के अंदर चला गया, इनक्रीटा और मायोमेट्रियम को क्रॉस कर गया, दैट इज दी परक्रीटा। इसका मतलब पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाएगा। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था दैट इज दी
हाँ, लॉब्स में प्रॉब्लम ये भी 3 तरीके की होगी, जैसे कि डीप इम्प्लांटेशन में 3 तरीके की थी। प्लेसेंटा ससेंट यूरेटा जिसमें अलग लोब बना है, जो लोब ब्लड वेसल्स के से कनेक्टेड है। मोस्ट प्लेसेंटा का जो कॉमन प्लेसेंटा है उसकी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्शन है, तो प्लेसेंटा हाँ, और साइज में भी छोटा है, तो दैट इज दी प्लेसेंटा ससेंट यूरेटा। नेक्स्ट प्लेसेंटा स्पूरिया, साइज छोटा ही होगा लेकिन कनेक्शन नहीं होगा, तो प्लेसेंटा स्पूरिया, और दोनों में इक्वल साइज के होंगे और कनेक्शन भी होगा, तो दैट इज दी बाइलोबोटा कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइलोबोटा। आगे समझ में? वेरी गुड। ये क्या प्रॉब्लम है? प्लेसेंटा की कॉमन प्रॉब्लम से है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई बची है? वो उसकी प्रॉब्लम है, अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है किसका? प्लेसेंटा का एब्नॉर्मलिटी। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज दी अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? देखो मेम्ब्रेनिका को समझ में आया। मेम्ब्रेनिका का एक ही है कि जनरली प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कहाँ होता है? कोरियोनिक फ्रेंडोसम में। कोरियोनिक फ्रेंडोसम के साथ में कोरियोनिक लीव में भी अगर प्लेसेंटा बन जाता है, दैट इज दी मेम्ब्रेनिका। ऐसे सिंपल सा है, यानी कोरियोनिक फीटल पार्ट क्या है? एक तो फीटल की प्रॉब्लम ये समझ लो, दोनों में डिफरेंस ये होगा, सर्कम्बलेट किसका प्रॉब्लम है? मदर का, मैटरनल पार्ट का है, और मेम्ब्रेनिका किसका प्रॉब्लम है? फीटल का पार्ट का प्रॉब्लम है। दूसरा डिफरेंशिएशन जनरली कहाँ बनता है? ये कोरियोनिक फ्रेंडोसम बनाता है फीटल पार्ट। इसके साथ साथ में अगर इसमें पार्टिसिपेशन कौन कर दे? हाँ, कोरियोनिक लीव भी कर दे, तो उसको क्या कहेंगे फिर? प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका। क्लियर होगी बात समझ में? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करेंगे, ठीक है। अपनी सहेलियों से जाके भी पूछना कि क्या होता है मेम्ब्रेनिका और ये, ठीक है। किसकी बात करेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करेंगे। तो देखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो क्या करती है? कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है? फीटस को प्लेसेंटा के साथ में। फीटस को किसके साथ कनेक्ट करता है? प्लेसेंटा के साथ में। आगे बात समझ में? देखिएगा फीटस को प्लेसेंटा के साथ में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। इट इज आल्सो नोन एज, वेरी गुड, किस नाम से जानते हैं इसको? फ्यूनिस के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? इसकी जनरली जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 30 to 100 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 30 to 100 सेंटीमीटर होती है। एवरेज की बात करेंगे तो कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। ये मैंने कहता डीसी दत्ता कहती है। कौन कहती है? डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ जो होती है कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। बाकी जनरली 45 सेंटीमीटर मानते हैं। क्या मानते हैं? 45 सेंटीमीटर। दिस इज दी ओल्ड कंसेप्ट है। कौन सा है ये? ओल्ड कंसेप्ट है। न्यू कंसेप्ट आपने एक्सेप्ट करना है तो क्या होगा फिर? 40 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? 40 सेंटीमीटर होगा। और कितनी होती है? 30 to 100 सेंटीमीटर। दिस इज दी नॉर्मल लेंथ मानते हैं। इससे कम हो गई तो शॉर्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा हो गई तो लॉन्ग हो जाएगा। आगे समझ में? देखिएगा नेक्स्ट जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है इसका डेवलपमेंट किससे होता है? कनेक्टिंग स्टॉल्क बोला था, जो कि किधर स्टॉल्क कहां प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक कैविटी की तरफ, यानी बिटवीन एक्टोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट। वेरी गुड। कहां प्रेजेंट होता है कनेक्टिंग स्टॉल्क? वेरी गुड। यानी कि ऐसे मेसोडर्म की लेयर बनी थी, एक नीचे की तरफ लेयर बनी थी, और इसके बाहर की तरफ क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट थी। तो यहाँ पर कनेक्टिंग स्टॉल्क बन रहा था। आगे समझ में? तो इसको हमने क्या बोला था? एक्टोडर्म। और ये तो ट्रोफोब्लास्ट है ही बाहर वाला, तो ये भी क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है। ये इस वाली लेयर को हमने क्या बोला था? एंडोडर्म बोला था। क्या बोला था? एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर को मिलाकर के क्या बोला था? इन दोनों लेयर को मिलाकर के जर्मिनल डिस्क बोला था। बाइलैमिनर जर्मिनल डिस्क। अब मुझे बताइए एंडोडर्म का डेवलपमेंट कब होता है? 7। सॉरी, एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म का 7 डे पर, और इसका 8 डे पर, और मेसोडर्म इसके बीच में आती है। वेरी गुड। कब होता है इसका? 14th डे पर इसका डेवलपमेंट होता है। आगे समझ में? वेरी गुड। अब देखिएगा मैं बात कर रहा हूं किससे डेवलपमेंट होता है इसका? कनेक्टिंग स्टॉल्क। इसका मतलब है ये जो स्टॉल्क है ये फ्यूचर क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। आगे समझ में? देखिएगा ये जनरली क्या होता है? इसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? और ये कनेक्ट करता है फीटस को किसके साथ में?
प्लेसेंटा के साथ में, किसके साथ में, प्लेसेंटा के बाद साथ में, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स को आप याद रखिए, यानी जनरली कितनी की होती है, 40 वीक्स की होती है। एक गेस्टेशनल पीरियड है या प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 40 वीक्स का होता है। आगे समझिए, जब 40 वीक्स का होगा तो 40 का आधा कितना होगा, 20 वीक्स। आगे समझ में, अगर 20 वीक्स से पहले देखेंगे तो कितनी होंगी, 4 होंगी, और 20 वीक्स के बाद देखेंगे तो कितनी होंगी, 3 होंगी। आगे समझ में, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर एक कम हुई है, तो एक राइट अम्लाइकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। राइट अम्लाइकल वेन क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। आगे समझ में, इसका मतलब क्या हो जाती है, 2 आर्टरी और एक वेन प्रेजेंट रहती है। आगे समझ में, तो इसका मतलब है कौन सी डिसअपीयर होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रख लेना स्टार। राइट अम्लाइकल वेन कब डिसअपीयर होती है, 20 वीक्स। ओल्ड कंसेप्ट था इसका 16 वीक पर डिसअपीयर होती है। दिस इज द ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड माना जाता था कि कब होती है ये, 16 वीक पर, लेकिन नया अपडेट मिलेगा, पूछ लेना दोस्तों को जाके, क्या होगा ये, 20 वीक्स होगा। कौन सा होगा, 20 वीक्स होगा। क्लियर है की बात समझ में, क्या होगा, 20 वीक्स होगा। क्लियर है, आधा कर देना 40 से, आधे वीक में पहले हो गई तो 4 आर्टरी बतानी है आपने, मतलब 2 आर्टरी और 2 वेन बतानी है, और अगर 20 वीक के बाद बताना है तो 2 आर्टरी और एक वेन बतानी है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लेना है। आगे समझ। अब कभी कभी क्या होता है, यानी कि अभी इतना देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया। देखिए इसके बाद नेक्स्ट, बाद में प्रॉब्लम की बात करेंगे, पर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अम्लाइकल कोड। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अम्लाइकल कोड, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनिस, क्या स्ट्रक्चर होती है। तो देखिएगा इसके अंदर इस तरीके के कर्व्स होती है, रिंग्स होती है, क्या होती हैं, रिंग्स होती है। रिंग्स को क्या बोलते हैं, ऑप्शन तो सर ऐसा, ठीक है। फोल्ड ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, दैट इज दी होबोकॉन्स, क्या बोलते हैं, फोल्ड ऑफ होबोकॉन्स। नेक्स्ट होगा फोल्ड ऑफ हरकिंस, नेक्स्ट होगा फोल्ड ऑफ कैरेंटोइस, ठीक है ना, या ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, गलत है, ऑल ऑफ दी अबव। फोल्ड ऑफ होबोकॉन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोल्ड ऑफ होबोकॉन्स कहा जाता है। तो अम्लाइकल कोड के इस तरीके के जो फोल्ड होते हैं, रिंग लाइक दिखते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फोल्ड ऑफ होबोकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोल्ड ऑफ होबोकॉन्स। याद रहेगा, इसके जो कनेक्टिंग टिश्यू है, इसके ऊपर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई स्ट्रक्चर है। किससे है ये, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो उस कनेक्टिंग टिश्यू कैसे होते हैं, जिलेटिनस, जेली जैसे होते हैं। वेरी गुड, उनको क्या बोलते हैं फिर, वॉटर्स जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉटर्स जेली। आगे समझ में। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि अम्लाइकल कोड किसका बना हुआ होता है, वॉटर्स जेली का। वॉटर्स जेली का अगर ऑप्शन में लिख दिया कनेक्टिव टिश्यू, फिर क्या बोलोगे, कनेक्टिव टिश्यू। आगे समझ में, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो वॉटर्स जेली जैसे होता है। तो इसलिए कनेक्ट, ये दिस इज दी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, वाटर्स जेली का बना हुआ होता है। न्यू कॉन्सेप्ट होगा किसका बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। उसके फोल्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फोल्ड ऑफ होबोकॉन्स बोलते हैं। क्लियर हुई बात, इतनी समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखिए इस तरीके के अम्लाइकल कोड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आगे समझ में। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। अगर इस तरीके से हो रहा है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल कंडीशन है। अगर इसमें क्या हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, क्या हो गई, प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा था प्लेसेंटा हमेशा ये क्या है, प्लेसेंटा है, क्लियर है। और यहाँ के इसके सेंटर में कौन जुड़ा होता है, अम्लाइकल कोड जुड़ा होता है। कौन होता है, अम्लाइकल कोड। तो अम्लाइकल कोड हमेशा जहाँ पर मैक्सिमम थिकनेस होगी, ठीक है, वहीं पर क्या होगा, ये कनेक्ट होता है। आगे समझ में। जब यहाँ पर ये कनेक्ट होगा इस तरीके से तो सेंट्रली कनेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कनेक्शन। समझ आ रहा है या मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। सेंट्रल कनेक्शन होगा। दूसरा पूछेंगे, जब सेंट्रल कनेक्शन होगा तो कितने सेंटीमीटर को ये कवर करता है, या कितने एरिया को कवर करता है, या डायमीटर ऑफ द अम्लाइकल कोड, नो
1.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। 2.5 तो इसका होता है थिकनेस, तो क्या इसके बराबर थिक होगा? नहीं होगा, इसका आधा मान लीजिए, या कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर कनेक्ट होता है? सेंटर में। दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड का, किसका? अम्बिलिकल कॉर्ड का डायमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड का डायमीटर कितना होता है? कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? इसके बाद देख लीजिए, इसकी पीएच पूछी जाती है बहुत बार। एल्कलाइन होगा। कैसा होगा? क्योंकि ये कहां प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। कहां पर होता है? एमनियोटिक फ्लूइड में। तो इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच कैसी होती है? एल्कलाइन। एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच जनरली कितनी मानी जाती है? 7 to 7.5। पीएच कितनी मानी जाती है? 7 to 7.5। इसलिए स्लाइटली एल्कलाइन है। कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन है। तो इसका मतलब अगर इसकी एवरेज पीएच मानेंगे तो 7.2 होती है। कितनी होती है? 7.2 मानती है। तो इसका मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड की पीएच। अब आप सोचेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड की पीएच कहां से आ गई? क्वेश्चन में देखते ही आपका दिमाग हिल जाएगा। हिल जाओगे कि नहीं होगा? गुदगुदी होने लग जाएगी कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड तो कुछ फ्लूइड है ही नहीं। तो मतलब मैंने बोला जेली जैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। तो जेली एक फ्लूइड टाइप का हो गया। तो इसका मतलब इसकी पीएच होती है दैट इज दी 7.2। कितनी होती है? 7.2। याद रखोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर होगी बात? किसकी? पीएच की। क्या है? सेंट्रली कनेक्टेड है। डायमीटर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। आगे समझ में? अब देखिएगा, अब कहानी शुरू करते हैं। किसकी? प्रॉब्लम्स की। देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा था लेंथ को लेकर के। किसको देखा? लेंथ को लेकर के। जब लेंथ की बात करते हैं तो कितनी होती है? 30 to 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 to 100 सेंटीमीटर। अब देखो, या तो क्या हो जाए इससे डिक्रीज लेंथ, या फिर क्या हो जाए? इंक्रीज लेंथ। आगे समझ में? अब देखिए, डिक्रीज लेंथ होगा तो क्या कहेंगे? शॉर्ट कोड कहेंगे। आगे समझ? इससे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट कोड हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? लॉन्ग कोड हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट होगा दैट इज दी लॉन्ग कोड। क्या होगा? लॉन्ग कोड। ठीक है बात? सब क्लियर हो रही है दिमाग में? अब देखिए, शॉर्ट कोड की जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये लेस देन 30 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। क्लियर? आगे बस समझ में? और ये लॉन्ग कोड की बात करेंगे तो क्या हो गया? ये मोर देन 100 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? यहां से आया क्या? ऐसे साइड में। और तीसरे वाले तो हो जाएगा। नीचे नीचे तो हो जाएगा। तीन वाले बने हुए, नीचे वाले है। चल हट। क्लियर? कोई बात नहीं। लेंथ को लेकर के दो प्रॉब्लम होंगी। एक होगा शॉर्ट कोड, दूसरा होगा लॉन्ग। लॉन्ग कोड। शॉर्ट कोड लेस देन 30 सेंटीमीटर, लॉन्ग कोड 100 मोर देन 100 सेंटीमीटर। आगे समझ? देखो, शॉर्ट कोड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। APH। वेरी गुड। एक तो क्या होगा? APH। APH मतलब? एंटीबायोटिक। हाँ, चलो APH होगा। वेरी गुड, मान लेते हैं। अब APH क्यों होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा बेबी का तो खींचेगी, मतलब खिंचेगी मतलब प्री मैच्योर, सेपरेशन। हाँ, रप्चर ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होगा कि नहीं होगा? प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाएगा। आगे समझ में? डिटैच होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिटैच। इसको क्या बोलेंगे अपन? अब्रप्सियो प्लेसेंटा। क्या कहेंगे? अब्रप्सियो प्लेसेंटा होगा। तो अब्रप्सियो प्लेसेंटा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH। होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट बताइए, और क्या होगा? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी क्यों? साइज इंक्रीज। हाँ, यानी कि बोल सकते हैं IUGR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IUGR हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन होगा। सेपरेशन होगा तो इसका मतलब डिस्ट्रेस होगा फीटल, तो फीटल डिस्ट्रेस मिलेगा, IUGR मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्ट्रेस एंड IUGR। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन है, विच प्रोसीजर इज अफेक्टेड बाय द शॉर्ट कोड? ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर होते हैं कि नहीं होते हैं? कई सारे। उसमें से एक प्रोसीजर होता है दैट इज द वर्जन, चेंज द पोजीशन ऑफ फीटस। तो इसका मतलब प्रॉब्लम इन
तब भी अब्रप्शन हो सकती है। वर्जन कर पाएंगे क्या? मूवमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे। जैसे मूवमेंट करेंगे, शॉर्ट रस्सी से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है तो वो घूमेगा क्या? बड़ी रस्सी होती है तो आराम से, जैसे जनरली गांव में जो गाय भैंस वगैरह होती है उनको बड़ी रस्सी से बांध देते हैं तो वो आराम से दूर दूर तक चल के आ जाती हैं, कहीं भागती नहीं है। लेकिन शॉर्ट से बांध दिया तो इसका मतलब एरिया उसका कम हो गया तो उसमें वो मूवमेंट भी नहीं करती, कई बार फंस जाते हैं। आगे समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम्स इन वर्जन, याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें किसकी? शॉर्ट लॉन्ग कोड की। जब लॉन्ग कोड की बात करें तो देखो क्या प्रॉब्लम होगा इसके अंदर। प्रॉब्लम इन इंटेलिजमेंट, क्या बोलते हैं इसको? इंटेलिजमेंट बोलते हैं। आगे समझ में? या फिर क्या हो जाएगा? ट्रू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू नॉट। ट्रू नॉट मतलब यानी लंबा है तो ऐसे करके घूमते घूमते ऐसे करके फंस जाएगा, ऐसे करके फंस जाएगा तो इसका मतलब जब इधर से निकलेगा तो क्या बन जाएगी? नॉट बन जाएगी। और जब नॉट बन जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा कंप्रेस, वो सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होने लगेगा? कंप्रेस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कंप्रेस। जब कंप्रेस होगा तो फीटल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस हो जाएगा। फीटल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये होती हैं इसकी प्रॉब्लम्स। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इंटेलिजमेंट? और जनरली क्या होता है, शॉर्ट कोड जो लॉन्ग कोड होता है उसमें वाटर्स जेली कलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कलेक्ट हो जाती है एक जगह पर। आगे समझ में? जगह जगह पर वाटर्स जेली के कलेक्शंस हो जाते हैं तो उनको अपन बोलते हैं फॉल्स नोट। क्या बोलते हैं? फॉल्स नोट। मतलब रियल में कोई नोट नहीं है वो, लेकिन वाटर्स जेली की वजह से वो कैसा लगता है? नोट जैसा लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? फॉल्स नोट बोलेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट प्रॉब्लम लेंथ को लेकर के, दैट इज दी लॉन्ग कोड और शॉर्ट कोड। लॉन्ग कोड में, शॉर्ट कोड में यही प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग कोड के अंदर इंटेलिजमेंट है, ट्रू नॉट बन सकता है। ट्रू नॉट बनेगा तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो फिर डिस्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द लॉन्ग कोड, मोस्ट कॉमन। अब बताओ। कोड प्रोलैप्स, वेरी गुड, दैट इज द कोड प्रोलैप्स। क्या होता है? कोड प्रोलैप्स। आगे समझ में? ये नहीं लिखा यहां भी हमने मोस्ट कॉमन कोई भी। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज द कोड प्रॉब्लम। बड़ा कोड होगा, कोड प्रोलैप्स क्या होता है? बड़ा कोड होगा तो जो प्रेजेंटेशन पार्ट है उससे पहले ही डिलीवर होगा कौन? कोड। तो इसको बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। आगे बस समझ में? इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यानी कि इंसर्शन प्रॉब्लम। कौन सी पढ़ेंगे? इंसर्शन प्रॉब्लम। क्लियर? तो जनरली मैंने आपको बताया है जो इंसर्शन होता है प्लेसेंटा का, वो प्लेसेंटा के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का कहां पर होता है? सेंटर पर होता है। कहां पर होता है? सेंटर पर। दिस इज द नॉर्मल। लेकिन इसका कहां पर हो जाए इंसर्शन? मार्जिन में, यहां पर एजेस पर क्या हो जाए? इंसर्शन हो जाए। आगे समझ में? जब कोनों पे, किनारों पर इसका क्या होगा? मार्जिन में क्या होगा? इसका इंसर्शन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन प्लेसेंटा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। आगे समझिए, प्लेसेंटा मार्जिनेटा। और दिस इज ऑल्सो नोन एज बैटलडोर प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे इसको? बैटलडोर प्लेसेंटा। आगे बस समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो बैटलडोर प्लेसेंटा क्या होगा? जो मार्जिन पर इंसर्शन होगा, सेंटर में होना चाहिए। जनरली क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर हो गया ये? एजेस पे, मार्जिन पे, किनारों पर। तो इसका मतलब है बैटल डोर। और दुश्मन जो होता है, बैटल मींस क्या होता है? युद्ध। युद्ध तो वो आपको पता है सीधे दरवाजे से नहीं जाते, इधर उधर से घुसते हैं ना, और जाकर के अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इनको बोल दिया बैटल डोर, जो किनारों से जा रहे हैं। आगे समझ में? क्योंकि सेंटर में तो सेना लगी हुई है, उनको पता है यहाँ से आएगा तो मार देंगे, तो इधर उधर से छुप के घुसेंगे। तो इसको बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। आगे समझ में? यानी चोरों वाला दरवाजा। इसके बाद में देखिएगा जब ये होगा तो क्वेश्चन वही बनेगा, प्रॉब्लम क्या होगा? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी जब बैटल डोर प्लेसेंटा मिलेगा? तो वो अच्छे से सेपरेट नहीं होगा। रिटेन्ड प्लेसेंटा नहीं होगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रॉब्लम पड़ रहा है तो प्लेसेंटा को तो अभी भूल जाइए। तो मोस्ट कॉमन होगा ये, बार बार क्या होगा? यहाँ से डिटैच होगा तो एपीएच होने के चांसेस रहेंगे। क्या रहेंगे? एपीएच होने के चांसेस रहेंगे। आगे समझ में? क्योंकि डीप में तो अच्छे से पकड़ता है, यहाँ पर अच्छे से नहीं पकड़ेगा, तो एक तो एपीएच होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहेगी दैट इज दी आईयूजीआर रहेगी। क्या रहेगी? आईयूजीआर। आपको बताओ यहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन, यहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई, यहाँ प्रॉपर है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो थिन है। तो थिन है तो इसका मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी क्या? नहीं होगी। तो बेबी को क्या हो जाएगा? फिर ग्रोथ रिटार्डेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रोथ रिटार्डेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ प्लेसेंटा मार्जिनेटा या बैटल डोर प्लेसेंटा। आगे समझ में? इसके बाद देखिएगा
क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी किसको लेकर के, इंसर्शन को लेकर के, आगे समझ में, उसको बोलेंगे अपन दैट इज दी प्लेसेंटा, एक सेकेंड, दैट इज दी नोन एज बेलेमेंटस प्लेसेंटा। आगे समझ में, क्या बोला इसको, बेलेमेंटस प्लेसेंटा। देखिए इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा, बेलेमेंटस प्लेसेंटा में क्या होगा जनरली, अब देख लीजिएगा, यानी कि मैं अगर यहां पर समझाता हूं आपको, यानी ये क्या है, यूट्राइन कैविटी है कि नहीं है, जिसके अंदर बेबी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बेबी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये किससे अटैच है, अम्बिलिकल कोड से अटैच है, और यहाँ पर कौन है, ये बेबी है, कौन है, इस तरीके से, और बेबी से ये अटैच है यहाँ पर इस तरीके से, बेबी के पार्ट से इस तरीके से अटैचमेंट हो गया। आगे समझ में, अब देखिएगा, ये ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, वेरी गुड। कौन सा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है कि नहीं है कि नहीं है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, इसको ऐसे कवर किए हुए फ्लूइड को, ऐसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन, कौन सी है, एमनियोटिक सैक। तो ये हो गया, इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी, ठीक। इसके ऊपर जो लेयर होती है दैट इज दी एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट इसको और कवर करती है एक और मेम्ब्रेन, ऐसे, दिस इज दी कोरियन। तो दो लेयर होती है, जिसमें फर्स्ट वाली को अपन क्या बोलते हैं, एमनियोन, वेरी गुड, एमनियोन। सेकंड वाली को क्या बोलते हैं, कोरियन। बताओ अमन, एमनियोन का डेवलपमेंट किससे होता है, एमनियोन का डेवलपमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड की बात नहीं कर रहा, एमनियोन लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसका डेवलपमेंट कहां से होता है, बताओ क्या, वेरी गुड। कहां से होता है अमन, एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है, एक्टोडर्म से। कोरियन का डेवलपमेंट साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है। किससे होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। जाके घर पढ़ाई नहीं करते हो, एक्टोडर्म से। किससे होता है, एक्टोडर्म से। आगे समझो, एमनियोन से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, PGE2। मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, PGF2 अल्फा। वेरी गुड, PGF2 अल्फा। कौन सा होता है, PGF2 अल्फा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोस्टाग्लैंडिन। क्लियर आ गई बस बात। देखिएगा अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी, बेलेमेंटस प्लेसेंटा की। किसकी बात कर रहे हैं, देखो नाम ऐसा लग रहा है कि प्लेसेंटा की प्रॉब्लम, लेकिन है किसकी, ये बेटाडोर और बेलेमेंटस प्लेसेंटा, लेकिन है प्रॉब्लम किसकी, ये अम्बिलिकल कोड की प्रॉब्लम। किसकी है, अम्बिलिकल कोड की प्रॉब्लम है। क्लियर होगी बात समझ में। अब देखिएगा जनरली क्या होता है, देखो आप देख रहे हो, यानी कि ये जो प्लेसेंटा है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन, अम्बिलिकल कोड। कनेक्टेड है कि नहीं, किसमें है, सेंटर में, अम्बिलिकस का और सेंटर के बीच में कनेक्शन है। लेकिन क्या होता है, ये जो अम्बिलिकल कोड है ये इसके प्लेसेंटा से अटैच होने से पहले मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। आगे समझ में, नहीं समझे, देखिएगा कैसे, जैसे कि ये अलग है और कोरियन और एमनियोन अलग है, लेकिन ये क्या होगा, इसको भी तो कवर करेंगे। तो देखिए ये समझ में आ गया आपको, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, देखिएगा ऐसे। अब इसमें क्या होगा, ऐसे कोरियन ऐसे आएगा, ये कोरियन आएगा, ये क्या आएगा, एमनियोन आएगा, ये एमनियोन आएगा। अब यहाँ से कौन आएगा, अम्बिलिकल कोड आएगा। कौन आएगा, अम्बिलिकल कोड आएगा। ये अम्बिलिकल कोड आकर के इस तरीके से किससे अटैच हो जाएगा, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। आगे समझ में, अटैच कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ना, लेकिन ये किससे अटैच हो गया, मेम्ब्रेन से। तो इसका मतलब कोरियन से अटैच हो गया कि नहीं हो गया, कोरियन प्लस
एमनियन, और ये क्या है, मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब है इस तरीके से मेम्ब्रेन से जब अटैच होगा, आगे समझिए, सेंट्रल में ही अटैच होगा, लेकिन प्लेसेंटा से अटैच होने से पहले किससे अटैच होगा, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द नोन एज वेलामेंटस प्लेसेंटा। क्लियर होगी बात समझ में? अब मेम्ब्रेन से जब प्लेसेंटा होगा तो दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन है। कैसी है ये? मोस्ट कॉमन डेंजर प्रॉब्लम। अभी तक जो प्रॉब्लम थी सब सारी की सारी किसके लिए, एपीएच, पीपीएच सारा देखा था हमने, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स वगैरह सारा सब कुछ। लेकिन ये प्रॉब्लम किसके लिए मोस्ट कॉमन, फीटस के लिए। किसके लिए है, फीटस के लिए। आगे बस समझ में कैसे है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी। वेरी गुड, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीमेच्योर प्रॉम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉम बोलते हैं कि नहीं बोलते। आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आगे कैसे से होगा अटैच। देखो इसको जब अटैचमेंट को देखते हैं तो जनरली ये प्लेसेंटा होता है, यहाँ से कौन आएगा, अम्लाइकल कोड आएगा। कौन आएगा, अम्लाइकल कोड। और इस अम्लाइकल कोड के साथ में ऐसे ऐसे करके क्या हो जाती हैं, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है। क्या हो जाती हैं, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ऐसे करके क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, मेम्ब्रेन के साथ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो इसको बोलेंगे अपन वेलामेंटस प्लेसेंटा। इट में लीड्स टू, यानी वेलामेंटस प्लेसेंटा में लीड टू प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या कॉज करता है ये, प्लेसेंटा स्पूरिया कॉज करता है। प्लेसेंटा स्पूरिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। कैसे, देखिएगा यहां पर क्या है, ये अटैच है। जब ये अटैच है तो आपको बताओ डिलीवरी ऑफ जब बेबी का होगा तो उसमें आपको पता है क्या होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जैसे ही होगा इसका मतलब इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कई बार अपन स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं, तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब है ये तो फिक्स है कि पहले मेम्ब्रेन रप्चर होगी, उसके बाद में क्या होगा, डिलीवरी स्टार्ट होगा, प्रोसीजर। अब आप मुझे बताओ, एक इससे ये अटैच रहेगा तो बेबी नॉर्मल डिलीवरी कर सकता है, क्योंकि बाहर जब जाता है तो अम्लाइकल कोड भी जाता है, उसको हम कट करते हैं, तभी तो इससे क्या होता है, कनेक्शन आउट होता है। लेकिन जब ये डिलीवरी होगी तो आप मुझे बताओ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगी तो अम्लाइकल कोड भी रप्चर होगा कि नहीं होगा, आगे समझ में। तो प्लेसेंटा स्पूरिया, प्लेसेंटा स्पूरिया की कंडीशन है, मतलब है कि यानी कि अम्लाइकल कोड रप्चर विद मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कौन सी है, एमनियन एंड कोरियन। तो एमनियन और कोरियन के साथ में अम्लाइकल कोड भी क्या होगा, रप्चर होगा। जब अम्लाइकल कोड रप्चर होगा तो आपको पता है अम्लाइकल कोड के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है कि नहीं होती हैं। तो इसके अंदर क्या होंगी, फिर ब्लड वेसल्स होंगी, कौन सी, 2 अम्लाइकल आर्टरी और 1 वेन। तो इसका मतलब ये ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाएंगी, फिर रप्चर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अब ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, फिर रप्चर। जब ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी तो आप मुझे बताओ ये ब्लड वेसल्स के अंदर किसका ब्लड है, फीटस का ब्लड है। अम्लाइकल आर्टरी अम्लाइकल वेन के अंदर किसका ब्लड है, फीटस का है ना। यहां से ये लेके आएंगे तो फीटस वाला, मदर का तो इधर डालती है मदर तो इंटरविलस स्पेस के अंदर, लेकिन ब्लाई सिस्टम जो होता है वो तो फीटस का होता है ना। उसमें ब्लड 350 ml बताया था, इसमें 150 ml मदर का होता है, 350 फीटस का होता है। तो ये किसका होगा, फीटस का। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसको क्लोज करते हैं, अम्लाइकल आर्टरी को करते हैं कि क्यों, या सबसे फर्स्ट क्लोजर नेचुरली हम नहीं करते, नेचुरली सबसे फर्स्ट क्लोजर किसका होता है, अम्लाइकल आर्टरी का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिटस का थोड़ा भी ब्लड बाहर जाए, आगे सच में। लेकिन अम्लाइकल वेन का बाद में क्लोजर होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 80 to 100 ml एक्स्ट्रा ब्लड फिटस के अंदर आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, आर्टरी रप्चर हो गई, फिटस का ब्लड सारा का सारा बाहर चला गया कि नहीं चला गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या कॉज बनेगा, फिर रप्चर होते ही फीटल ब्लड लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीटल ब्लड लॉस होगा कि नहीं होगा। जब फीटल ब्लड लॉस होगा तो फीटस किस में चला जाएगा, फिर हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया में कॉज हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया होती है पेशेंट फीटस की क्या हो जाएगी, इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाएगी। उससे पहले डिलीवरी नहीं, उससे पहले क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो डेड फीटस डिलीवर होगा। क्या होगा, डेड फीटस डिलीवर होगा। इसको क्या बोलते हैं फिर,
स्टिल बर्थ। क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब आप मुझे बताइए कि कितना ऑक्सीजन है जो बेबी को लगातार डिलीवर होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट डिलीवर टू द बेबी पर मिनट या पर केजी, कैसे भी बता दीजिए। 8 ml पर केजी पर मिनट। आगे समझ में? दिस इज दी O2 ट्रांसपोर्टेशन या नीड ऑफ द ऑक्सीजन टू द फीटस। जो इंट्रायूटेराइन बेबी ग्रो कर रहा है उसको 8 ml पर केजी पर मिनट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है, इतना नीड होता है। आगे बस समझ में क्लियर है यहाँ तक बात? हमने किसको पढ़ा है? प्लेसेंटा स्पूरिया ओबेलेमेंटस प्लेसेंटा, इट मे लीड्स टू प्लेसेंटा स्पूरिया। स्पूरिया क्या होता है? यानी अम्लाइकल कोड की जो ब्लड वेसल्स है उनका क्या हो जाना? रप्चर हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस हो जाना, हाइपोक्सिया हो जाना और क्या हो जाना? डेथ हो जाना, स्टिल डेथ होगा। आगे समझ में? तो इसको बोलते हैं वेलेमेंटस प्लेसेंटा। लेकिन प्रॉब्लम किसकी है? वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे दैट इज दी वेस्कुलर प्रॉब्लम। किसकी बात करेंगे? वेस्कुलर प्रॉब्लम। किसकी बात करेंगे? वेस्कुलर प्रॉब्लम्स ऑफ अम्लाइकल कोड। तो अम्लाइकल कोड की जो वेस्कुलर प्रॉब्लम होगी तो आप समझ रहे हैं जनरली, यानी 20 वीक याद आएगा आपको? 20 वीक याद आएगा तो इसके बाद में क्या याद आया आपको? 2A भी याद आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और जब किसकी बात करेंगे? 20 वीक से बिफोर की बात करेंगे तो फिर क्या आएगा? 2A 2B याद आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब है, अब देख लीजिए कभी कभी क्या होता है, इतने यहाँ तक तो ये नॉर्मल माना जाता है, कोई बात नहीं, 2 आर्टरी और 2 वेन। आगे समझ में? इसके बाद में क्या नॉर्मल माना जाएगा? 2 आर्टरी और 1 वेन। आगे समझ में? लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1 आर्टरी और 1 वेन रह जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? AB हो जाएगा, 1 AB। आगे सर 1 आर्टरी हो गई, 1 वेन हो गई, तो इसका मतलब 1 वेन तो पहले से थी। प्रॉब्लम किसकी हो गई? आर्टरी की प्रॉब्लम हो गई। किसकी हो गई? आर्टरी की प्रॉब्लम होगी। जब आर्टरी की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइए राइट अम्लाइकल, कौन सी? राइट अम्लाइकल आर्टरी डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। कब? आफ्टर 20th वीक। अगर 20 वीक के बाद में आपको लगा कि एक ही आर्टरी है, क्या है? एक ही आर्टरी है, दिस इज दी वेस्कुलर प्रॉब्लम। और ये दिस इज दी मोस्ट कॉमन वेस्कुलर प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है? राइट अम्लाइकल आर्टरी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो राइट अम्लाइकल आर्टरी जब डिसअपियर होगी तो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अम्लाइकल कोड। अब इसमें क्या होगा? एक तो याद रखो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, और कब देखने को मिलेगा? आफ्टर 20 वीक्स। और इसकी वजह से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होगी, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉब्लम बताएगा कोई? क्या होगा? डिस्ट्रेस, नॉट डिस्ट्रेस। वेरी गुड, दैट्स फर्स्ट वन, दैट इज दी CVS प्रॉब्लम होगा। कार्डियक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट रीनल अजेनेसिस, वेरी गुड। एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ट्राइसोमी, गांठ बांध लेना। इनमें से क्वेश्चन आता है बहुत, मतलब जितना बोलूं उतना एक्स्ट्रा लगा उतना कम है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम रहेगी, कई बार पूछा गया है कि अगर वेस्कुलर प्रॉब्लम है किसको, यानी एक आर्टरी डिसअपियर हो गई है एक्स्ट्रा वाली, राइट वाली, तो फिर फीटस के अंदर कौन सी कार्डियक एबनॉर्मली या कंजेनाइटल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? तो दिस इज दी CVS प्रॉब्लम, रीनल अजेनेसिस और ट्राइसोमी। अब अगर ये मिलती हैं तो फिर डायग्नोसिस क्या करेंगे? क्या इसको इंट्रायूटेराइन लाइफ में डायग्नोस कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? सर क्रोमोसोमल स्टडी होती है। क्रोमोसोमल स्टडी, वेरी गुड। इसके लिए हो जाएगी दैट इज दी कैरियोटाइप। क्या होता है? कैरियोटाइप बताया था, याद है जब पढ़ा था हमने? क्या मुलेरियन अजेनेसिस वगैरह, तब देखा था कि ट्राइसोमी होगी तो क्या करेंगे? कैरियोटाइप करेंगे। अगर रीनल प्रॉब्लम है तो USG करेंगे। क्या करेंगे? USG करेंगे और एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी कर लेंगे। और नेक्स्ट होगा दैट इज दी CVS। CVS के अंदर क्या करेंगे? फिर इको करेंगे। क्या करेंगे? इको करेंगे। आगे समझ में? सर ट्राइसोमी किसकी होगी? ट्राइसोमी कोई भी हो सकती है, बस ट्राइसोमी है मतलब इसका मतलब है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली वैसे डाउन सिंड्रोम मिलता है। इसमें क्या मिलता है?
डाउन सिंड्रोम मिलता है। आगे समझ में? लेकिन आपने ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम कुछ भी मिले, कैरियोटाइप याद रखना है, और रीनल के अंदर क्या रखना है, यूएसजी, और सीवीएस के अंदर क्या रखना है, इको। क्या होगा, इको। इनका पता लगा लेंगे। अगर लेकिन फिर भी डायरेक्ट आर्टरी की स्टडी करनी है, हमने पता लगाना है, तो फिर इसके लिए क्या कराएंगे, डॉपलर। वेरी गुड। क्या कराते हैं, डॉपलर। इसका मतलब पहले ही 20 वीक से पहले ही अगर इसकी स्टडी करनी है, पता लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉपलर। 20 वीक के बाद में तो इसका मतलब यूएसजी कराते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ यूएसजी, अल्ट्रासाउंड कराने का प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन टाइम पीरियड किसे माना जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर। किसको माना जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट वन थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा, 28 वीक होगा। कौन सा होगा, 28 वीक। 28 वीक से लेकर के 40 वीक्स तक हमें जनरली क्या कराना चाहिए, यूएसजी कराना चाहिए। जनरली पहले करा देते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम पीरियड जो माना जाता है वो माना जाता है, इसका मतलब जब ए रेज पड़ेंगे यूएसजी की, अल्ट्रासाउंड रेज, तो इसका मतलब बेबी पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इससे पहले आएगा तो बेबी के अंदर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिएगा प्रॉब्लम क्या होगी, 20 वीक से पहले करा दिया तो ये कोई ना कोई आर्टरी क्या हो सकती है, डिसअपीयर हो सकती है रेज की वजह से। इसलिए मोस्ट कॉमन होगा 28 वीक से 40 वीक्स, और अगर एन एवरेज बना तो 32 वीक पर होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, 32 वीक पर। क्लियर आ गई बात समझ में? थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक और 32 वीक, 28 से 40 वीक्स में यूएसजी अल्ट्रासाउंड हमें जनरली कराना चाहिए। डॉपलर से हमें पता लगा सकते हैं। उसके बाद में कैरियोटाइप से ट्राइसोमी, अल्ट्रासाउंड से यूएसजी से, रीनल एजेंसी और सीवीएस का पता लगाना है तो इको कराएंगे। क्या कराएंगे, इको कराएंगे। क्लियर होगी बात समझ में? आगे समझ में नहीं आया? नहीं सर, आगे सर ये जो यूएसजी की वजह से आपने बोला ना कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। तो सर अगर मतलब हो गई है उसको एब्नॉर्मैलिटी, अगर उस बेबी को वो नहीं चाहती है तो नहीं चाहती है मतलब उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो क्या होगा, अबॉर्शन। अगर ज़्यादा टाइम हो गया फिर कोई भी टाइम हो गया, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी होगा। क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। क्लियर है? लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी इसके साथ में। लेकिन अब हमें इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से कॉज हैं, ये प्रॉब्लम्स होगी। अब अपन बात करेंगे किसकी, कॉज की। किसकी बात करेंगे, कॉज की। तो ऐसे कौन से कॉज होते हैं जिनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो सॉरी वेस्कुलर प्रॉब्लम है, अम्बिलिकल कॉर्ड की देखने को मिलती है। मतलब ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिनके अंदर राइट अम्बिलिकल आर्टरी क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। आगे समझ में? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम को लेकर के क्या भाई, ये अगर हो गया तो ये देखने को मिलेगा। अगर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये देखने को मिलेगा। आगे समझे कंडीशन को, नहीं समझे? ये क्या है प्रॉब्लम से, जैसे ये हो जाएगा और वो जो होगा वो किसकी वजह से होगा, दैट इज द कॉज। आगे समझो, दैट वेरी गुड। अब कॉज की बात करेंगे तो देखिए मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज दी GDM, गैस्ट्रिशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज होगा दैट इज दी ट्विन प्रेगनेंसी, और नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज होगा दैट इज दी PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्लियर होगी इतने बात समझ में नहीं आई? ठीक है। अब देखो इसकी वजह से, इन सब कंडीशनों की वजह से ही बेबी में क्या हो सकता है, वेस्कुलर यानी कि एक आर्टरी है वो डिसअपीयर हो सकती है। तो याद रखोगे, इसीलिए कहते हैं कि इनको मोस्ट कॉमनली असेस करना पड़ता है। GDM को असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, 28 वीक पर GTT। ठीक है, आगे समझ में? ट्विन प्रेगनेंसी को किससे, सेक की स्टडी करके पता लगा सकते हैं, या फिर किसकी, जीन की स्टडी कर सकते हैं। और नेक्स्ट होगा PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये भी 20 वीक के बाद में अपीयर होती है। तो इसकी स्टडी या इसका पता लगाना भी कल भी क्या करना पड़ेगा हमें, 20 वीक के बाद में ब्लड चेकिंग, BP वगैरह को प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। दैट इज दी PIH। आगे समझ में? और इन कंडीशन में पेशेंट को एक और कंडीशन देखने को मिलती है ड्यूरिंग लेबर, तो वो होगा दैट इज दी APH। यानी पहले ही क्या हो जाएगा, जब PIH होगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो उसका मतलब है क्या होगा, फिर प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। अभी देखा था हमने, एट्रोफी हो जाती है, इसका मतलब बेबी के अंदर भी IUDR हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर क्या मिलेगा, फीमेल को APH होने के चांस रहते हैं। किसके रहते हैं, APH के। आगे समझ, ये हमने पढ़ा है दैट इज दी वेस्कुलर प्रॉब्लम। ये सारी की सारी प्रॉब्लम होती है किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड की। हो गई बात समझ में? तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज पढ़ी है, इसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड पढ़ा है, अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटी पढ़ी है। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे दैट इज दी एमनियोटिक फ्लूइड एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? थैंक यू।